वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज कहानी देखेंगे एक ऐसे लड़के की जिसके म्यूजिक में इतनी मिस्टीरियस ताकत होती है कि उसे सुन के खून के प्यासे शैतान उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो शैतान हर इंसान को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। साथ ही ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जो उस दौर में भी जब रेसिज्म और नफरत अपने चरम पे थी, अपनी कम्युनिटी के लिए एक जूक जॉइंट खोलने का सपना देखते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके क्लब की पहली ही रात उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, अपने जबरदस्त डायरेक्शन और दमदार कहानी के दम पे इस फिल्म को 98th एकेडमी अवार्ड्स में ऐतिहासिक 16 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसने कुल 4 ऑस्कर्स अपने नाम किए। इसमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और आज की इस अमेरिकन हॉरर फिल्म की शुरुआत करते हैं। आज की फिल्म है सिनर्स। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं जिनका म्यूजिक इतना प्योर और पावरफुल होता था कि उसकी धुन को सुन के सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर की स्पिरिट्स तक को बुलाया जा सकता था। इस म्यूजिक में इतनी ताकत होती थी कि ये इंसान को फेम और फॉर्च्यून तो दिला सकता था, लेकिन साथ ही लिविंग और डेड की दुनिया के बीच की दीवार को भी कमजोर कर देता था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ऐसी धुनें बुरी और शैतानी ताकतों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। इसके बाद कहानी हमें मिसिसिपी 16 अक्टूबर 1935 ले जाती है। वहां पे हम सैमी नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो बुरी तरह घायल होता है। उसके चेहरे पे गहरे घाव होते हैं, कपड़ों में खून लगा हुआ होता है और उसके हाथ में उसकी टूटी हुई गिटार होती है। वो लड़खड़ाते हुए एक चर्च के अंदर पहुंचता है। उसकी हालत को देख के चर्च में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। चर्च के पादरी, जो कि सैमी के पिता भी हैं, तुरंत उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। इसके बाद वो सैमी से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वो म्यूजिक को हमेशा के लिए छोड़ दे, क्योंकि वही म्यूजिक उसे बुरी और शैतानी ताकतों के करीब ले जा रहा है। अगर उसे अपनी जान और आत्मा को बचाना है तो उसे इस रास्ते से दूर रहना होगा। लेकिन सैमी कुछ भी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों के सामने पिछली रात के डरावने मंजर बार बार आ रहे होते हैं। साफ पता चलता है कि उसके साथ पिछली रात कुछ इतना खौफनाक हुआ है जिसकी यादें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके बाद कहानी हमें एक दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर 1932 में ले जाती है, जहां हम सैमी को उसके रोजमर्रा के काम में लगे हुए देखते हैं। पूरे हफ्ते खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे थोड़ा सा वक्त मिलता है। उसे गिटार बजाने का इतना शौक होता है कि उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपना गिटार उठा के चर्च पहुंच जाता है। वहां उसके पिता, जो उसी चर्च के पादरी है, एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कि म्यूजिक का रास्ता सही नहीं है। वो चाहते हैं कि सैमी चर्च का काम संभाले और भगवान की सेवा करे, लेकिन सैमी का दिल तो सिर्फ म्यूजिक में बसता है। वो अपने पिता की बात सुन तो लेता है, लेकिन अपना गिटार उठाता है और चर्च से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम दो जुड़वा भाइयों स्मोक और स्टैक को देखते हैं। ये दोनों सैमी के कजिन्स होते हैं। दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन रह चुके होते हैं और युद्ध खत्म होने के बाद कई साल तक ये शिकागो में रहे थे, जहां गैंगस्टर्स के बीच काम करके उन्होंने काफी पैसा कमाया था। अब इतने सालों बाद वो अपने गांव में लौटे होते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए एक जुक जॉइंट खोलना चाहते हैं। दोस्तों, जुक जॉइंट उस दौर में एक ऐसी जगह होती थी जहां अफ्रीकन अमेरिकन लोग दिन भर की मेहनत के बाद आके म्यूजिक सुनते, डांस करते, खाना खाते, ड्रिंक्स लेते और कुछ देर अपनी परेशानियां भूल जाते थे। इसी सिलसिले में दोनों भाई हॉगवुड नाम के एक गोरे आदमी से मिलते हैं, जिससे वो एक पुरानी मिल खरीदना चाहते हैं। लेकिन हॉगवुड शुरू से ही बेहद रेसिस्ट होता है। वो बार बार दोनों भाइयों को देख के थूकता है और हैरानी से उन्हें घूरता है। उसे यकीन नहीं होता कि दो ब्लैक लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कैसे हो सकती है। उस दौर में अमेरिका में नस्ल भेद अपनी चरम पे था। गोरे लोग ब्लैक लोगों को खुद से बहुत नीचे समझते थे। इसीलिए हॉगवुड को स्मोक और स्टैक का इस तरह पैसे के साथ उसके सामने खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जब दोनों उसके सामने पूरी रकम रख देते हैं तो मजबूरी में उसे वो जगह बेचनी पड़ती है। जगह खरीदने के बाद तीनों कजिन बाहर निकलते हैं। तभी स्मोक और स्टैक अपना छिपा के रखा हुआ ट्रक निकालते हैं, जो शराब की पेटियों से भरा होता है। इसके बाद स्मोक शराब लेके अपने पुराने दोस्त बो चाओ के पास पहुंचता है।
वो एक चाइनीज दुकानदार होता है और स्मोक के लिए काफी भरोसेमंद दोस्त भी। इसी दौरान कुछ लोग ट्रक से शराब चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मोक तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उनमें से एक के पैर में गोली मार देता है। उसका मकसद उन्हें मारना नहीं होता, बल्कि सबक सिखाना होता है। इस एक सीन से साफ पता चल जाता है कि स्मोक अब कितना खतरनाक और प्रभावशाली इंसान बन चुका है, इसीलिए वहां मौजूद बाकी लोग भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद स्मोक बो को बताता है कि वो आज रात अपना जूक जॉइंट खोल रहा है। वो बो को अच्छी रकम देता है और उससे कहता है कि वो रात को अपनी पत्नी ग्रेस के साथ वहां आए। वो खाने पीने और बाकी इंतजाम संभालेगा, जबकि ग्रेस किचन और सर्विस में मदद करेगी। वो भी खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उधर स्मोक अपने काम में लगा हुआ होता है, जबकि दूसरी तरफ स्टैक और सैमी नए म्यूजिशियन की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में सैमी स्टैक के लिए गाना गाता है। उसकी आवाज और गिटार सुनते ही स्टैक कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सैमी इतना बेहतरीन गायक और गिटारिस्ट है। इसके बाद दोनों डेल्टा स्लिम नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं। डेल्टा स्लिम एक शानदार हारमोनिका प्लेयर होता है और जरूरत पड़ने पे पियानो भी बजा लेता है। हालांकि उसे शराब की बुरी लत होती है। स्टैक उसे बताता है कि वो आज रात अपना जूक जॉइंट खोल रहे हैं और चाहते हैं कि डेल्टा वहां पे परफॉर्म करे। आखिरकार डेल्टा भी खुशी खुशी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यही सैमी की मुलाकात परलीन से होती है। परलीन एक उभरती हुई सिंगर होती है और पहली ही मुलाकात में साफ हो जाता है कि वो सैमी की तरफ आकर्षित है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और सैमी उसे रात में जूक जॉइंट आने के लिए कहता है। परलीन मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। इसके कुछ देर बाद मैरी वहां पहुंचती है, जो स्टैक की पुरानी लवर है। दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि उनके बीच आज भी कुछ अधूरा है। मैरी स्टैक से नाराज होती है, क्योंकि जब वो सालों पहले गांव छोड़ के चला गया था, तब उसने कभी पलट के उसकी कोई खबर तक नहीं ली। उसने इतने सालों तक उसका इंतजार किया, लेकिन स्टैक कभी भी वापस नहीं आया। स्टैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस दौर में एक ब्लैक आदमी और लगभग वाइट दिखने वाली लड़की का रिश्ता समाज कभी स्वीकार नहीं करता। हालात ऐसे थे कि उसका दूर चले जाना ही बेहतर था। लेकिन मैरी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो बताती है कि उसने अभी अभी अपनी माँ को दफनाया है, जो बचपन में स्मोक और स्टैक का ख्याल रखती थी। इतने मुश्किल समय में भी स्टैक उसके साथ नहीं था। अपनी सारी नाराजगी जाहिर करने के बाद मैरी गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि स्टैक उसे जाते हुए बस खामोशी से देखता रह जाता है। इसके बाद स्टैक, सैमी और डेल्टा स्लिम वहां से निकलते हैं और अपने पुराने दोस्त कॉर्नब्रेड के पास पहुंचते हैं। कॉर्नब्रेड लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी होता है, इसीलिए स्टैक उसे अपनी जूक जॉइंट की सिक्योरिटी संभालने का ऑफर देता है। वो भी रात को जूक जॉइंट में आने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी फिर से स्मोक पे आती है। वो अपनी पत्नी एनी से मिलने जाता है, जिससे वो कई सालों से अलग रहा था। दोनों के बीच दूरियों की सबसे बड़ी वजह एनी का ऑकल्ट रिचुअल्स और अफ्रीकन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे विश्वास था। एनी मानती थी कि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसानों की रक्षा कर सकती है, जबकि स्मोक इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। इतने सालों बाद भी उनके बीच का अपनापन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एनी उससे कहती है कि उसे हमेशा यकीन था कि एक दिन वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद दोनों अंदर बैठ के बातें करने लगते हैं। बातों बातों में स्मोक कहता है कि उसने दुनिया के कई देश देखे हैं, युद्ध लड़े, लेकिन आज तक किसी भी भूत प्रेत या जादू को नहीं देखा। एनी उसकी बातें सुन के मुस्कुराती है और कहती है कि जब वो और स्टैक युद्ध में थे, तो वो लगातार उनके लिए प्रे कर रही थी, ताकि दोनों सही सलामत वापस लौट सके। लेकिन स्मोक का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से और टूटे हुए मन से पूछता है, अगर तुम्हारे रिचुअल्स में इतनी ही ताकत थी, तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाई? यह सवाल सुनते ही एनी पूरी तरह खामोश हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है कि अपनी बेटी का खोने का दर्द उसे भी हर दिन सताता है और शायद यही दर्द दोनों के रिश्ते को तोड़ गया। इसके बाद स्मोक उसे अपने नए जूक जॉइंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज रात उसकी ओपनिंग है और वो चाहता है कि एनी वहां आके खाने पीने का पूरा इंतजाम संभाले। इससे अच्छी कमाई होगी और कम्युनिटी के लोग भी एक साथ मिलकर खुशियां मना सकेंगे। कुछ देर पहले तक जो बातचीत बहस से शुरू हुई थी, अब वही पुराने प्यार और अपनापन में बदल जाती है। दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
अब जूक जॉइंट के लिए म्यूजिशियन, सिक्योरिटी और बाकी सभी इंतजाम पूरे हो चुके होते हैं। बस रात होने का इंतजार होता है, क्योंकि आज पहली बार इस जूक जॉइंट के दरवाजे खुलने वाले होते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है रेमिक नाम के एक मिस्टीरियस आदमी पर। वो बुरी तरह घायल और धूप से जला हुआ एक घर की तरफ भाग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और किसी भी कीमत पे उसे मार देना चाहते हैं। वो एक शादीशुदा कपल के घर पहुंचता है, उनसे अंदर छिपने की गुहार लगाता है। शुरुआत में दोनों उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। वे उस पर बंदूक तान देते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उनके घर क्यों आया है। लेकिन रेमिक बेहद बेबस और डरा हुआ दिखता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो पीछा करने वाले लोग उसे जिंदा जला देंगे। इतना ही नहीं, वो लालच भी देता है कि उसके पास काफी सोना है और अगर वे उसकी जान बचा ले तो वो सोना उन्हें दे देगा। सोने की लालच आखिरकार उन दोनों पे भारी पड़ जाती है। वे रेमिक को घर के अंदर छिपा लेते हैं। कुछ देर बाद घोड़ों पे सवार कुछ लोग पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटा के पूछते हैं कि क्या कोई अजनबी इस घर में आया है। कपल झूठ बोल देता है कि यहाँ कोई नहीं आया। तब वे लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। वे साफ कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, उससे तुम जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा। इतना कह के वे लोग वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढल जाता है, जब औरत अंदर कमरे में पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति अब इंसान नहीं रहा होता। रेमिक उसका खून पी चुका होता है और वो खुद एक वैम्पायर में बदल चुका होता है। उसके चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कान होती है। ये भयानक नजारा देख के वो औरत जोर से चीखती है, लेकिन उसकी चीख भी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल उस पे भी हमला होने के साफ संकेत मिलते हैं। इधर शाम ढलने के बाद जूक जॉइंट के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा जूक जॉइंट रोशनी से जगमगा उठता है। चारों तरफ म्यूजिक, हंसी और उत्साह का माहौल बन जाता है। ब्लैक कम्युनिटी के लोग धीरे धीरे वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। सबके चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उस दौर में भी उनके लिए ऐसी जगह बहुत कम हुआ करती थी जहां वे बिना डर के, किसी भेदभाव के खुल के अपनी शाम बिता सके। इसी बीच मैरी भी वहां पहुंचती है। गेट पे सिक्योरिटी संभाल रहे कॉर्नब्रेड उसे देख के मुस्कुरा देता है। वो मैरी को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसे रोकने के बजाय गले लगा के अंदर आने देता है। थोड़ी देर बाद परलीन भी जूक जॉइंट पहुंच जाती है। अंदर एनी पूरे खाने पीने का इंतजाम संभाल रही होती है, जबकि स्टैक लोगों का स्वागत कर रहा होता है। उधर सैमी की मुलाकात मैरी से होती है। बातचीत के दौरान मैरी बताती है कि उसके पिता की तरफ से उसका परिवार हाफ ब्लैक था, इसीलिए ब्लैक कम्युनिटी उसे हमेशा अपना मानती रही। वो बताती है कि उसकी माँ एक नर्स थी। जब बचपन में स्मोक और स्टैक की माँ का निधन हो गया था, तब उसी औरत ने दोनों भाइयों की देखभाल की थी। यानी मैरी सिर्फ उनकी दोस्त नहीं बल्कि बचपन से उनके परिवार का हिस्सा रही थी। कुछ देर बाद स्टैक और मैरी आमने सामने होते हैं। दोनों की बातचीत से साफ महसूस होता है कि आज भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्टैक कहता है कि उसे डर था कि उसका साथ मैरी की जिंदगी को खतरे में डाल देगा, इसीलिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मैरी उसकी बात समझती तो है, लेकिन इतने सालों का दर्द उसके चेहरे पे आज भी साफ दिखाई देता है। इसी बीच सैमी स्टेज पे अपना गिटार उठाता है और ब्लूज म्यूजिक बजाना शुरू करता है। उसके साथ डेल्टा स्लिम अपनी हारमोनिका बजाने लगता है और दोनों की जुगलबंदी इतनी शानदार होती है कि पूरा जूक जॉइंट झूम उठता है। हर कोई नाचने लगता है और गाने गाने लगता है और उस पल को पूरी तरह जीने लगता है। लेकिन सैमी की आवाज सिर्फ वहां मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रहती। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में बताया गया था कि कुछ खास लोगों का म्यूजिक इतना पावरफुल होता है कि वो लिविंग और डेड की दुनिया के बीच की दीवार को भी कमजोर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे सैमी का ब्लूज म्यूजिक सिर्फ इंसानों के कानों तक नहीं बल्कि दूसरी दुनिया तक भी पहुंच रहा हो। उसकी धुन सुन के बीते हुए समय की आत्माएं, आने वाले समय की झलके और अनदेखी शक्तियां मानो एक ही जगह पे इकट्ठी होने लगती है। उसी वक्त बहुत दूर मौजूद रैमिक भी उस म्यूजिक को सुन लेता है। उसके साथ वही पति पत्नी भी होते हैं जिन्हें वो पहले ही वैम्पायर बना चुका था। तीनों उस म्यूजिक की तरफ ऐसे खींचने लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। आखिरकार वो जूक जॉइंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पे खड़ा कॉर्नब्रेड उनका रास्ता रोक लेता है। वो साफ कह देता है कि जूक जॉइंट सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के लिए है और बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। रैमिक फिर माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वो अपने साथियों के साथ थोड़ा म्यूजिक बजा के भी सुनाता है और कहता है कि अगर वो उन्हें अंदर आने देंगे तो वो भी उनके साथ मिलकर जश्न मनाएंगे।
लेकिन स्मोक अपने फैसले पे अड़ा रहता है। रैमिक मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अगर अभी हमारा स्वागत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ के म्यूजिक बजाते हैं। अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो हम यहीं मिलेंगे। इतना कह के तीनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद मैरी अकेले जूक जॉइंट से बाहर निकलती है। बाहर आते हुए उसकी नजर रैमिक और उसके दोनों साथियों पे पड़ती है। वे आराम से बैठ के अपना म्यूजिक बजा रहे होते हैं। मैरी उत्सुक होकर उसके पास चली जाती है, लेकिन बात करते करते मैरी एक अजीब चीज नोटिस करती है। रैमिक के मुंह से लगातार लार टपक रही होती है और उसकी नजरें मैरी पे इस तरह टिकी होती हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि शिकार समझ रहा हो। मैरी तुरंत पीछे हट जाती है। वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और कहती है, यही रुको, मैं अभी अंदर से सबको बुला के लाती हूँ। तुम लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ के जाने लगती है, सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले ही सीन में मैरी फिर जूक जॉइंट के बाहर दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे के हाव भाव पहले जैसे नहीं होते। वो सीधे अंदर जाने के बजाय दरवाजे पे खड़े कॉनब्रेड से पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कॉनब्रेड थोड़ा हैरान होकर हंस देता है और कहता, अरे तुम तो पहले से ही अंदर थी, लेकिन अगर पूछ ही रही हो तो बिल्कुल अंदर आ जाओ। वो मैरी को फिर से अंदर आने देता है। दोस्तों, हमें आगे चल के पता चलेगा कि आखिर मैरी ने उस समय अंदर आने की परमिशन क्यों मांगी थी। अंदर आते ही मैरी सीधे स्टैग के पास जाती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं और पुराने जज्बात फिर से लौट आते हैं। मैरी उससे किस करती है और फिर दोनों अकेले एक कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैरी की पीठ दिखाई देती है, वहां एक गहरा काटने का निशान नजर आता है। यहीं से साफ हो जाता है कि बाहर क्या हुआ था। दूसरी तरफ कॉनब्रेड कुछ देर के लिए बाहर जाता है। तभी अंधेरे में छिपा रैमिक उस पे हमला कर देता है। इधर जूक जॉइंट के अंदर म्यूजिक, डांस और जश्न पूरे जोरों से चल रहा होता है। किसी को भी बाहर होने वाली इन घटनाओं का जरा भी अंदाजा नहीं होता। स्मोक काफी देर तक जब स्टैग को नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे तक पहुंचता है जहां मैरी उसके साथ गई थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। स्टैग बेबस पड़ा होता है और मैरी उसके गले से खून पी रही होती है। वो गुस्से में बिना सेकंड गवाए मैरी पे ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी मैरी मरती नहीं है, बल्कि जोर जोर से हंसती है और भागते हुए कहती है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। उधर स्टैग पूरी तरह खून खो चुका होता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। वहां मौजूद किसी भी इंसान को यकीन नहीं होता कि अभी कुछ मिनट पहले तक हंसने बोलने वाला स्टैग अब हमेशा के लिए चला गया है। सबसे ज्यादा स्मोक टूट जाता है। वो अपने भाई की लाश को देख के पूरी तरह बिखर जाता है। लेकिन एनी को इस पूरी घटना में कुछ अजीब नजर आता है। वो सालों से अफ्रीकन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और ऑकल्ट नॉलेज रखती थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि बात बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसीलिए वो स्मोक से कहती है, तुमने इतनी गोलियां मैरी को मारी, फिर भी वो वहां से कैसे उठ के चली गई? स्मोक इतना इमोशनली टूट चुका होता है कि वो उसकी कोई भी बात सुनता नहीं है। पूरे जूक जॉइंट का माहौल मातम में बदल जाता है। कुछ देर पहले जहां लोग नाच रहे थे, अब वहीं हर किसी के चेहरे पे डर और सदमा साफ दिखाई दे रहा होता है। कुछ खास लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। जिसके कुछ देर बाद कॉनब्रेड की आवाज आती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुन के एनी तुरंत चौंक जाती है। वो हैरानी से कहती है कि तुम अंदर आने की परमिशन क्यों मांग रहे हो? सीधे अंदर भी आ सकते हो। लेकिन कॉनब्रेड अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है कि बाहर जितने लोग हैं सबको अंदर बुला लो, अब कोई फर्क होना नहीं चाहिए, सब एक जैसे ही तो हैं, सबको मिलकर जश्न मनाना चाहिए। उसकी बातें सुन के साफ महसूस होने लगता है कि उसके साथ भी कुछ बहुत गलत हुआ है। अब तक स्मोक को भी डाउट होने लगा था। हालांकि वो अभी भी इन बातों पे यकीन तो नहीं करता था, लेकिन कॉनब्रेड को अंदर भी आने नहीं देता। वो बस दरवाजे के उस पार खड़े कॉनब्रेड को लगातार घूरता रहता है। तब कॉनब्रेड बातें बदल देता है। वो कहता है, ठीक है, अगर अंदर आने नहीं देना है तो कम से कम आज के पैसे तो दे दो। उसे देख के लगता है कि मानो उसे स्टैग की मौत का कोई दुख ही नहीं है। स्मोक धीरे से पैसे निकाल के उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही कॉनब्रेड उसका हाथ पकड़ता है, उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत हो जाती है। अगले ही पल उसकी आंखें बदल जाती है और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं। वो स्मोक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक एक अनुभवी सैनिक था। उसने युद्ध में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। बिजली जैसी फुर्ती से वो अपनी बंदूक निकालता है और कॉनब्रेड के चेहरे पे गोली दाग देता है। गोली लगने के बाद भी कॉनब्रेड मरता नहीं है, बल्कि कुछ ही सेकंड में वो फिर से उठ के उन पे झपट पड़ता है। ये देख के स्मोक
एनी और बाकी लोग तुरंत पीछे हटते हैं और जूक जॉइंट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हैरानी की बात तो ये होती है कि कॉनवेंट दरवाजे के बाहर ही रुक जाता है, वो चाह के भी अंदर नहीं आ पाता। यहाँ पे एनी सबको एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि वैम्पायर किसी के भी घर और इमारत के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक अंदर मौजूद या कोई इंसान उन्हें खुद बुलाए या आने की इजाजत न दे। यहीं पे क्लियर हो जाता है दोस्तों कि मैरी ने भी अंदर आने से पहले इजाजत क्यों मांगी थी। अब जूक जॉइंट के अंदर मौजूद हर इंसान पूरी तरह घबरा चुका होता है। अचानक अंदर वाले कमरे से स्टैग की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के पीछे से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। अपने भाई की आवाज सुन के स्मोक का दिल पिघल जाता है। वो सोचता है शायद स्टैग बच गया हो। वो दरवाजा खोलने के लिए चाबी लेने जाता है और तभी स्टैग जोरदार ताकत से दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आता है। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं रहती, वो सब पे हमला करने ही वाला होता है। उसी समय एनी तेजी से एक पिकल गार्लिक की जार उठाती है और उसका रस स्टैग के चेहरे पे फेंक देती है। रस पड़ते ही स्टैग दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है, उसका चेहरा जलने लगता है और वो तुरंत पीछे हट के भाग जाता है। अब किसी भी तरह का शक नहीं बचता। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लोग वैम्पायर्स बन चुके हैं। बाहर का माहौल अब पूरी तरह डरावना हो चुका होता है। तभी बो चाओ की पत्नी घबरा के बाहर जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि बो चाओ पहले ही गाड़ी निकालने के लिए बाहर जा चुका था। लेकिन एनी उसे तुरंत रोक देती है और समझाती है कि अभी बाहर जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। उनका सबसे बड़ा सहारा बस एक ही है, सुबह होने तक किसी तरह जिंदा रहना, क्योंकि सूरज की रोशनी वैम्पायर्स की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसके बाद एनी अपने पुराने ज्ञान और अफ्रीकी आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में बताती है। वो कहती है कि वैम्पायर को मारने के लिए सिर्फ गोली काफी नहीं होती, उन्हें खत्म करने के लिए लकड़ी का नुकीला हिस्सा सीधे दिल में घोंपना पड़ता है या फिर सिल्वर से उन पे वार करना पड़ता है। गार्लिक उन्हें कमजोर कर देता है और हॉली वाटर भी उनके लिए खतरनाक है। एनी ये भी समझाती है कि वैम्पायर दरअसल कोई नई जिंदगी नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उनकी आत्मा एक मरी हुई डेड बॉडी के अंदर फंस जाती है। बाहर से वो जिंदा दिखाई तो देते हैं, लेकिन असल में वो हमेशा के लिए श्रापित हो चुके होते हैं। इसीलिए अगर किसी वैम्पायर को लकड़ी का स्टैक मार के खत्म किया जाए तो असल में उसे इस श्राप से मुक्ति मिलती है। फिर एनी स्मोक की तरफ देख के भावुक होके कहती है, अगर किसी तरह मैं वैम्पायर बन जाऊं तो बिना हिचकिचाए मेरे दिल में ये लकड़ी घोंप देना, मुझे भी इस श्राप से आजाद कर देना। उधर सैमी और स्मोक बाहर की तरफ झांक के देखने लगते हैं, लेकिन जो नजारा उनके सामने होता है वो और भी डरावना होता है। रेमिक अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। बाहर दर्जनों वैम्पायर्स इकट्ठा होने लगे थे। कुछ नाच रहे थे तो कुछ गा रहे थे और कुछ पागलों की तरह हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बाहर अपनी एक नई दुनिया बना ली हो। दोनों तुरंत वापस लौट आते हैं। तभी बाहर से बो चाओ की आवाज आती है। वो अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहता है, बाहर आ जाओ, चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अंदर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो पहले वाला बो चाओ नहीं है। तभी रेमिक आता है। इस बार वो धमकी देने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे बीच कोई गोरखपना नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है, हम सब बराबर हैं, बस हमें अंदर आने दो। फिर वो सैमी की तरफ देखकर कहता है, हमें सिर्फ सैमी चाहिए, उसी की म्यूजिक ने हमें यहाँ तक बुलाया है, उसे हमारे हवाले कर दो, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। लेकिन अंदर मौजूद कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब रेमिक एक और बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि जिस गोरे आदमी को उसने सबसे पहले अपना शिकार बनाया था वो हॉगवुड का रिश्तेदार था। जब एक वैम्पायर किसी को बदलता है तो उसकी सारी यादें उसमें मिल जाती है। इसी वजह से रेमिक को पता चल चुका था कि हॉगवुड ने पहले से ही क्या योजना बना रखी थी। सुबह होते ही वो अपने लोगों के साथ वापस आता, स्मोक और स्टैग को मार देता और पूरा जूक जॉइंट फिर से अपने कब्जे में ले लेता, क्योंकि वो कभी भी किसी ब्लैक आदमी को कामयाब होते नहीं देख सकता था। रैमिक कहता है, तुम लोग जिस दुनिया के लिए लड़ रहे हो वही दुनिया तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। आओ हमारे साथ आओ, अमर हो जाओ, हमेशा के लिए बराबरी मिल जाएगी। इधर अंदर बो चाओ की पत्नी पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसका पति अब वैम्पायर बन चुका होता है। उसकी बेटी भी खतरे में होती है और उसे लग रहा था कि सिर्फ छिप के बैठने से कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में स्मोक से कहती है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सब हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। उधर बाहर सभी वैम्पायर्स जूक जॉइंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
वे एक साथ गाना गाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब बस कुछ ही देर बाकी है, वो किसी न किसी तरह तो अंदर घुस ही जाएंगे। आखिरकार बो चाओ की पत्नी अपना आपा खो देती है। गुस्से में वो दरवाजे की तरफ चिल्लाती है, आ जाओ अंदर, अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, आज फैसला यही होगा। उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि गुस्से में उसने वही शब्द बोल दिए जिनका वैम्पायर्स इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें अंदर आने का इनविटेशन मिलता है, रैमिक अपने पूरे झुंड के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इधर स्मोक, सैमी, एनी और बाकी बचे हुए लोग भी पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो ये लोग वैम्पायर्स को खत्म करेंगे या फिर खुद हमेशा के लिए उनका शिकार बन जाएंगे। जूक जॉइंट के अंदर अब आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही वैम्पायर्स को अंदर आने का मौका मिलता है, वे चारों तरफ लोगों पे टूट पड़ते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कोई बंदूक से फायर कर रहा होता है तो कोई लकड़ी की नुकीली स्टैक से वैम्पायर के दिल पे वार कर रहा होता है। जिस किसी वैम्पायर के सीने में लकड़ी घुसती, उसका शरीर वहीं खत्म हो जाता है। उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच अस्टैक सीधे एनी पे हमला कर देता है और उसे काट लेता है। लेकिन एनी पहले ही स्मोक से वादा ले चुकी थी। उसने कहा था कि अगर मैं कभी वैम्पायर बन जाऊं तो मुझे इस श्राप को मत जीने देना। अब वही सबसे मुश्किल पल स्मोक के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सामने उसकी पत्नी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही थी। भारी दिल से स्मोक वही करता है जिसका उसने वादा किया था। कांपते हुए हाथों से वो लकड़ी का स्टैक एनी के सीने में घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में एनी के चेहरे पे एक सुकून दिखाई देता है, मानो सच में उसे अभिशाप से मुक्ति मिल गई हो। ये देख के वहां मौजूद सभी वैम्पायर्स भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि स्मोक अपनी ही पत्नी को मारने की हिम्मत कर देगा। डेल्टा स्लिम समझ जाता है कि रैमिक का असली निशाना सिर्फ सैमी है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना वैम्पायर्स को रोकने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए सैमी को वहां से भागने के लिए कहता है। इसी दौरान वो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। सैमी और परलीन पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। भागते भागते परलीन भी वैम्पायर्स का शिकार बन जाती है। उधर स्मोक और स्टैक के बीच भी आखिरी जंग छिड़ चुकी होती है। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार स्मोक स्टैक पे भारी पड़ जाता है और उसे काबू कर लेता है। उधर सैमी भागते भागते आखिर रैमिक के सामने पहुंच जाता है। रैमिक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी आवाज कितनी अनमोल है। तुम्हारे म्यूजिक के जरिए हम अपने अतीत, अपनी खोई हुई आत्माओं और हर नई आत्मा से जुड़ सकते हैं। तुम हमारे साथ रहोगे तो हम कभी खत्म नहीं होंगे। इतना कहते ही आसपास खड़े वैम्पायर्स भी एक साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सब एक ही चेतना से जुड़े हो। उनका पूरा झुंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरह काम कर रहा होता है। फिर रैमिक सैमी को पानी में डुबो के उसे भी वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैमी को अपना गिटार याद आता है। उसके गिटार पे सिल्वर की प्लेट लगी होती है। सैमी पूरी ताकत से अपना गिटार रैमिक के सिर पे दे मारता है। सिल्वर उसके शरीर में पूरी तरह जलने लगता है। रैमिक दर्द से चीख उठता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। उसी समय स्मोक वहां पे पहुंच जाता है। वो बिना एक पल गवाए लकड़ी का स्टैक उठाता है और पूरी ताकत से रैमिक के सीने पे घोंप देता है। रैमिक वही खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी वैम्पायर्स उसकी सामूहिक चेतना से जुड़े हुए थे। उसके मरते ही उनका पूरा समूह भी बिखरने लगता है और ठीक उसी समय सूरज की पहली किरण निकल आती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही बाकी बचे सभी वैम्पायर्स एक एक करके जलने लगते हैं। कुछ ही पलों में उनके शरीर राख बन के हवा में उड़ जाते हैं। सैमी अपनी आंखों के सामने इस पूरी भयानक रात का अंत होते देखता है। जब सब कुछ शांत होता है तो वहां सिर्फ सन्नाटा बचता है। स्मोक पूरी तरह घायल हो चुका होता है। उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके दोस्त, लगभग हर अपना इंसान इस रात में उससे छिन चुका था। अब उसके पास अगर कोई बचा था तो उसका छोटा कजिन सैमी। और इसी के साथ उस खौफनाक रात का अंत आखिरकार सुबह की पहली रोशनी के साथ हो जाता है। इसके बाद स्मोक अपनी राइफल उतारता है और आखिरी बार अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ और अपना ख्याल रखना और किसी भी कीमत पे जिंदा रहना। सैमी भारी मन से वहां से निकल जाता है। अब स्मोक बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके रात की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। उसे एनी दिखाई देती है, स्टैग दिखाई देता है, डेल्टा स्लिम और वो सभी लोग जिन्हें उसने कुछ ही घंटों के अंदर हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
लेकिन उसकी आखिरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद हॉगवुड के आदमी, जो पूरी रात का इंतजार कर रहे थे, बंदूकों और भारी हथियारों के साथ जूक जॉइंट पे कब्जा करने पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर मौजूद सभी लोग थक चुके होंगे, अब ये जगह आसानी से उनके हाथ लग जाएगी। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, स्मोक अपनी राइफल उठा लेता है और बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी आता है वो एक एक करके गिरता चला जाता है। इतने लंबे युद्ध और गंभीर चोटों के बावजूद एक सैनिक का अनुभव अब भी उसके अंदर जिंदा था। वो अकेला ही पूरी टोली पे भारी पड़ जाता है। इस गोलीबारी के दौरान स्मोक को भी कई गोलियां लगती हैं। फिर आखिर में उसकी नजर हॉगवुड पे पड़ती है। यही वो आदमी था जिसकी नफरत और रेसिज्म ने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। स्मोक अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करता है और लगातार गोलियां चला के हॉगवुड की छाती छलनी कर देता है। हॉगवुड वहीं पे ढेर हो जाता है। अब स्मोक के शरीर में भी लड़ने की ताकत नहीं बचती। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती है। मरने से ठीक पहले उसे एक खूबसूरत सा विजन दिखाई देता है। वो अपनी पत्नी एनी को देखता है, फिर अपनी छोटी बेटी को भी देखता है जिसे वो कभी बचा नहीं पाया था। इस बार दोनों मुस्कुरा रही होती हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। स्मोक भी मुस्कुराता है और आखिरकार अपनी आखिरी सांस ले लेता है। दूसरी तरफ सैमी सीधे चर्च पहुंचता है। ये वही सीन था दोस्तों जो फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। सैमी का टूटा हुआ गिटार अब भी उसके हाथ में होता है। उसके पिता, जो उस चर्च के पादरी होते हैं, उसे समझाते हैं कि अगर सच्चा सुकून चाहिए तो उसे म्यूजिक छोड़ना होगा। वो कहते हैं इस गिटार को छोड़ दो, यही सारी बुराई की जड़ है। लेकिन इस बार सैमी कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपने गिटार को और मजबूती से पकड़ लेता है और चर्च से बाहर चला जाता है। वो म्यूजिक नहीं छोड़ता। और दोस्तों, इसके बाद कहानी 60 साल आगे यानी कि 16 अक्टूबर 1992 शिकागो में चली जाती है। अब सैमी पूरी दुनिया में मशहूर ब्लूज म्यूजिशियन बन चुका होता है। उम्र के साथ उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, लेकिन उसके गिटार की आवाज में आज भी वही जादू मौजूद होता है। एक शानदार लाइव शो खत्म करने के बाद जब वो अकेला बैठा होता है, तभी उससे मिलने दो लोग आते हैं, स्टैक और मैरी। दोनों बिल्कुल वैसे ही जवान दिखाई दे रहे होते हैं जैसे कि 1932 की रात थे। स्टैक मुस्कुरा के कहता है, उस रात मेरे भाई स्मोक ने मुझे जाने दिया था, लेकिन एक शर्त पे। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊं, इसलिए मैं इतने सालों तुमसे दूर रहा। फिर वो सैमी को देख के कहता है, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने जैसा अमर बना सकता हूँ। फिर तुम हमेशा गाते रहोगे, हमेशा म्यूजिक बनाते रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। सैमी हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात को ठुकरा देता है। वो कहता है, मैं इस दुनिया को जितना देखना चाहता था देख चुका हूँ, अब मुझे अमर होने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद स्टैक उससे आखिरी बार एक गाना सुनाने की फरमाइश करता है। सैमी अपना पुराना गिटार उठाता है और ब्लूज धुन बजाने लगता है, जो उसने पहली बार स्टैक के सामने गाई थी। वो धुन सुनते ही स्टैक की आंखें भर जाती है। उसके सामने फिर से वही पुराना दिन घूमने लगता है, जब उसका भाई जिंदा था, सब लोग साथ थे और जब जिंदगी इतनी खूबसूरत थी। जाने से पहले सैमी धीमी आवाज में कहता है, आज भी हर हफ्ते एक रात ऐसी आती है जब मैं नींद से उठता हूँ और मुझे वही रात याद आने लगती है। लेकिन सच कहूँ, उस खौफनाक रात से पहले वाला दिन मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, शायद तुम्हारे लिए भी। स्टैक मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। वो कहता है, हाँ, वही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उसी दिन मैं आखिरी बार अपने भाई के साथ था, आखिरी बार सूरज की रोशनी महसूस की थी और आखिरी बार सच में आजाद था। इतना कह के स्टैक और मैरी धीरे से वहां से चले जाते हैं। सैमी उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता है और फिर अपने गिटार की धुन में खो जाता है। और इसी इमोशनल पल के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की असली लड़ाई वैम्पायर्स और इंसानों के बीच नहीं थी, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद दो रास्तों के बीच थी। एक रास्ता जहां अमर होने की चाह में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, और दूसरा रास्ता जहां जिंदगी भले ही छोटी हो, मुश्किल भरी हो, लेकिन उसे अपने उसूलों के साथ जिया जाता है। रैमी अमर था, लेकिन उसके पास सुकून नहीं था। वही स्मोक सब कुछ खो के भी अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगा। उसने मौत को चुना, लेकिन अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। शायद इसीलिए इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी की कीमत उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हमने उसे किस मकसद के लिए जिया। दोस्तों,
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही ऑस्कर विनिंग मूवीज की कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।